अपूर्वा और अनन्या दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों बहुत ही चुलबुली लड़की थीं, लेकिन गरीबी के कारण वक्त से पहले ही उसमें समझदारी आ गई थी। अनन्या और अपूर्वा के पिताजी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर किसी प्रकार जीवन गुजार रहे थे। अनन्या और अपूर्वा के माता पिता ने उनका एडमिशन पटना में लड़कियों के एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवाया था। एक बड़े डॉक्टर की बेटी थी जो हमेशा इन दोनों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की नौटंकी करते रहती थी। वान्या, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं करूंगी, स्कूल में एक क्लास में पढ़ने वाली हम सब दोस्त हैं। लेकिन मैं गरीब अनन्या और अपूर्वा से दोस्ती नहीं करने वाली। ऐसा नहीं कहते गरिमा, जैसे तुम यहाँ पढ़ती हो वैसे ही वो दोनों भी पढ़ते हैं। नहीं, हमें उनसे दोस्ती नहीं करनी। वान्या, चलो हम लोग खेलते हैं। चलो, स्वाति और पीहू को भी बुला लो। आओ गरिमा, तुम भी चलो। मैं नहीं खेलती इन लोगों के साथ। हाँ, तुम जाओ क्लास 1 के बच्चों के साथ बैठकर नैपकिन और डायपर बदलो, क्योंकि हमारे साथ खेलोगी तो कहीं हार ना जाओ हमसे। तुम्हारी रिक्शा तो हमारी कार से रोज हार जाती है। हम जब गांव जाते हैं तो हमारी रेलगाड़ी तुम्हारी कार से कहीं ज्यादा तेज चलती है। कभी कार पर चढ़ी हो या सिर्फ पिक्चर में ही देखी हो? अनन्या, अपूर्वा, चलो ना खेलें। तुम दोनों का सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी बच्चे रेलगाड़ी बनाकर खेलने लगते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर अलीशा गुप्ता उन सभी को क्लास करने के लिए बुलाती है। सभी बच्चे क्लासरूम में। हाँ तो बच्चों, मैं कहाँ थी? जी मैम, आप अभी अभी प्लेग्राउंड में थी। मेरे कहने का मतलब कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल आप नहीं, हम पढ़ रहे थे मैम। आप तो पढ़ा रही थी। चुप रहो सब। मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा चैप्टर कल पढ़ा रही थी। अब बोलो, चुप क्यों हो गए सबके सब? आपने ही तो अभी कहा कि चुप रहो सब, तो फिर हम बोले कैसे? ओके, चलो सभी बच्चे चैप्टर नंबर 7 निकालो। तभी छुट्टी की बेल बज जाती है और सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं। दूसरे दिन क्लास में, बच्चों, आज आपकी पेंटिंग एंड क्राफ्ट क्लास है। आपको अभी डॉल्फिन की पेंटिंग बनानी है। सभी बच्चे पेंटिंग बनाने में लग जाते हैं। सभी अपने अपने अनुसार डॉल्फिन की पेंटिंग बनाते हैं। तभी ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आप लोग घर से डॉल्फिन क्राफ्ट बनाकर लाएंगे। सभी बच्चे घर लौटकर अपने गार्जियन की मदद से डॉल्फिन बनाने में जुट जाते हैं। अनन्या अपूर्वा के पिताजी उन दोनों के लिए थर्माकोल का एक बड़ा सा डॉल्फिन बनाते हैं, जिस पर दोनों बहनें बैठकर। गरिमा अपनी माँ से प्लास्टिक का एक बड़ा सा डॉल्फिन बाजार से खरीदवाती है। इसी तरह सभी बच्चे कुछ न कुछ करके डॉल्फिन बनाकर अगले दिन स्कूल पहुँचते हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आज सभी बच्चे डॉल्फिन बनाकर लाए हैं। अभी आप सभी स्विमिंग पूल एरिया में चलेंगे। देखो, मेरी डॉल्फिन सबसे अच्छी है। कल मेरी मम्मी ने सुपरमार्केट से 5000 में खरीदी है। मेरा डॉल्फिन मेरी मम्मी ने बनाया है। ये मेरी प्यारी डॉल्फिन है। हाँ, सभी की डॉल्फिन अच्छी और प्यारी है। ठीक, उधर देखो, अलीशा मैम आ रही है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सभी का डॉल्फिन बहुत अच्छा है। अभी एक कंपटीशन होगा। आप सभी को अपने अपने डॉल्फिन के साथ पानी के अंदर रेस में भाग लेने के लिए तैयार होना होगा। मैम, पानी के अंदर हम सांस कैसे लेंगे? वाह अपूर्वा, तुम सही में जीनियस हो। गार्ड अंकल आप सभी को अभी एक स्विमिंग किट देंगे, जिसे पहनने के बाद आप आसानी से पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। वाह, अब आएगा मजा। जीतेगा तो मेरा डॉल्फिन ही। मेरे डॉल्फिन में पहले से ही मोटर लगी है। गरिमा, तुम अपने डॉल्फिन से कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं डॉल्फिन से बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि डॉल्फिन मेरे बेड पर साथ में ही सोती है। तब तो मुझे यकीन है कि बेचारे डॉल्फिन पर रहम करोगी। अपनी मोटी बॉडी डॉल्फिन पर नहीं रखोगी।
सभी बच्चे गार्ड अंकल से स्विमिंग सूट लेकर पहनकर अपनी अपनी डॉल्फिन के साथ स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। वान्या स्विमिंग पूल में जैसे ही उतरती है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में वो वापस ऊपर आ जाती है। अरे वान्या, क्या हुआ? ऊपर क्यों चली गई? मैं हार गई। तुम लोग खेलो। ऐसे कैसे हार गई? चलो नीचे आओ। पानी बहुत ठंडा है, जान बची तो लाखों पाए। तभी विसल बजती है और रेस शुरू हो जाती है। गरिमा जैसे ही डॉल्फिन पर चढ़ती है, अनबैलेंस होकर गिर जाती है, क्योंकि हवा भरी हुई प्लास्टिक की डॉल्फिन पानी के अंदर जाता ही नहीं। तभी अनन्या और अपूर्वा डॉल्फिन पर चढ़ने में गरिमा की मदद करते हैं। अनन्या, अपूर्वा, तुम जाओ, तुम रेस हार जाओगी। अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ रेस जीतने से अच्छा है रेस हार जाएं। सॉरी दोस्त, मैंने तुम लोगों को गलत समझा। अब चल, रोना बाद में। मोटर स्टार्ट हो गया है, तुम जाओ, हम पीछे से आते हैं। ओके, गो। चल अपूर्वा, अब हम भी अपने डॉल्फिन की सवारी करते हैं। चल बहन। कम ऑन अपूर्वा, फास्ट। अनन्या, जल्दी करो। सभी की डॉल्फिन पानी के अंदर तेजी से भाग रही होती है। अंत में रेस गरिमा जीत जाती है। पीहू सेकंड और अपूर्वा अनन्या थर्ड पोजीशन पर रहती है। सभी गरिमा को रेस जीतने की बधाई देते हैं, परंतु गरिमा की निगाहें अपूर्वा अनन्या पर लगी रहती हैं। तभी स्टेज से गरिमा के नाम का अनाउंसमेंट होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पानी के अंदर डॉल्फिन की रेस गरिमा ने जीती। सो फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस गरिमा। प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए गरिमा का। गरिमा, प्लीज स्टेज पर आओ बेटा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह अनन्या अपूर्वा ने अपना कंपटीशन छोड़कर मेरी मदद की और मुझे जिताया, इसीलिए ये जीत मेरी नहीं, हमारी टीम की जीत है। आज गरिमा सचमुच जीत गई थी। उसे एक सच्ची दोस्त की भावना और उससे बढ़कर टीम की भावना। शहर से दूर पहाड़ियों से घिरी एक विशाल झील थी। उस झील की तलहटी में जलपरियों की बहुत ही सुंदर नगरी बसी थी। जलपरियों के राजा रानी थे। जलपरियों की राजकुमारी का नाम था नीरांजली। नीरांजली अक्सर जल से बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। माँ, क्या हमारी दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है? हाँ, धरती की दुनिया है बेटी। मैं जल से बाहर जाकर उस दुनिया को देखना चाहती हूँ। ना बेटी, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वहाँ तुम पर संकट आ सकता है। तुम्हें कोई आदमी कैद कर सकता है। नीरांजली अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और हमेशा धरती की दुनिया के बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन वो जल से बाहर आकर झील के किनारे पर बैठ जाती है और तभी वहाँ भेड़ बकरियां चराने वाला कमल नाम का गडरिया आ जाता है। वो नीरांजली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे जलपरी, कितनी खूबसूरत है। लगता है किसी मूर्तिकार ने संगमरमर की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए हो। कमल ये सोच ही रहा होता है कि तभी दो आदमी नीरांजली पर मछली पकड़ने वाला जाल फेंक देते हैं और बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इन दुष्ट आदमियों से बचाओ। ये सुनते ही कमल नीरांजली को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और फिर उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो सचमुच बहुत अच्छे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमल है और मैं एक गडरिया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है जलपरी? मेरा नाम नीरांजली है और मैं जलपरियों की राजकुमारी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी इसी समय। मेरा यहाँ पर इंतजार करना। उसके बाद नीरांजली जल में उतर जाती है। इस तरह नीरांजली अब रोज ही कमल से मिलने के लिए झील से बाहर आने लगती है
और फिर धीरे धीरे उसकी कमल से गहरी दोस्ती हो जाती है। कमल भी दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता है। और फिर एक दिन उदास होकर नीलांजलि से कहता है, नीलांजलि, अगर तुम मेरी तरह 2 टांगों वाली इंसान होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कमल, पर हमारी ये इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। ये कहकर नीलांजलि की आंखें भर जाती हैं और वो रोने लगती है। रो मत नीलांजलि, हम आपस में शादी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। पर मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ कमल, और जल परियों का देश छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ धरती पर रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? शायद कभी नहीं हो सकता नीलांजलि। ये कहकर कमल की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। वो उठकर अपनी भेड़ बकरियों की तरफ चल पड़ता है। उसे उधर जाते देख उदास नीलांजलि भी पानी में तैरती हुई झील की गहराई में खो जाती है। और फिर माँ, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? एक क्या, 100 बात पूछ सकती है बेटी। पूछ, क्या पूछना चाहती है? माँ, हम जल परियों का शरीर आधा मानव का है और आधा मछली का होता है। क्या हम पूरा मानव या पूरी मछली नहीं बन सकती? पर तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो नीलांजलि? माँ के इस सवाल पर नीलांजलि खामोश हो जाती है और बात को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। भले नीलांजलि बात को टाल देती है, मगर उसकी माँ उसके मन की हलचल को समझ ही जाती है और फिर राजा से कहती है, महाराज, शायद हमारी राजकुमारी को किसी मानव से प्रेम हो गया है और इसीलिए वो मानव रूप लेने के लिए तड़प रही है। महारानी, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर राजा रानी को समझाते हुए कहते हैं, महारानी, हमारी बेटी को ये कभी कुछ न बताया जाए कि एक जलपरी मानव रूप में भी बदल सकती है। महाराज, मेरी तो यही कोशिश है। आगे हमारा भाग्य है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद राजकुमारी नीलांजलि जंगल में बैठी रो रही होती है कि तभी एक जलदेवी वहां आ जाती है और तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगी। जल देवी के ये पूछने पर नीलांजलि उसे सारी बातें सच सच बता देती है और फिर रोने लगती है। देखो बेटी, तुम्हें मानव रूप मिल सकता है और तुम उस मानव से अवश्य विवाह भी कर सकती हो, मगर मगर क्या जलदेवी? मगर इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा के दिन जलपरी नगर में होने वाली जलपरियों की रेस यानी कि तैराकी स्पर्धा को जीतना होगा। पर उससे क्या होगा? उसको जीतने वाली जलपरी को जलपरियों की पवित्र गुफा में प्रवेश करने की शक्ति मिल जाती है और वो गुफा के अंदर जाकर जो भी कामना करती है उसकी वो कामना अवश्य पूरी हो जाती है। क्या मैं फिर मानव रूप ले पाऊंगी? हाँ, ले पाओगी। जल देवी से मानव रूप पाने की तरकीब के बारे में जानकर नीलांजलि बहुत खुश होती है। राजा और रानी उसका बहुत विरोध करते हैं, मगर अंततः उसकी जिद के आगे हार मान लेते हैं और उसे इस स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। इस प्रकार नीलांजलि फूले नहीं समाती। और आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो नीलांजलि। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है? क्या मुझे नहीं बताओगी? कमल के ये पूछने पर नीलांजलि उसे सारी बातें बता देती है और फिर कमल की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नीलांजलि, क्या तुम ये रेस जीत पाओगी? कमल, तुम चिंता मत करो, ये रेस मैं ही जीत कर दिखाऊंगी और बहुत जल्दी तुम्हारे पास लौटकर भी आऊंगी। वो अंडर द वाटर जलपरी नगर में पूर्णिमा के दिन होने वाली जलपरियों की रेस में भाग लेती है और उसे जीत जाती है। इस रेस को जीतने के बाद वो पवित्र गुफा में प्रवेश करती है
और अपनी इच्छा के अनुसार मानव रूप लेकर कमल के पास लौट आती है। फिर कमल और नीलांजलि दोनों शादी कर लेते हैं और झील के किनारे जाकर जल परियों के राजा और रानी का आशीर्वाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।